अध्याय 61 का तुम कौन हो? मैंने बेवकूफ़ी से पूछा। क्या मैं किसी तरह समय में पीछे चला गया था? इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि मैं किसी साहित्यिक रूपक में फंस जाऊंगा। माफ़ कीजिए। तभी मुझे एहसास हुआ कि मैं अभी भी उस छोटे लड़के पर बैठा हुआ था जिसे मैंने धक्का देकर गिरा दिया था। मैंने जल्दी से उठकर उससे माफ़ी मांगी जब वो धीरे धीरे खुद को उठा रहा था। हम दोनों एक दूसरे को टकटकी लगाए खड़े रहे। यह वास्तव में अजीब था। वह कौन था? मैंने उसे पहले कभी नहीं देखा था और ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इतनी लुभावनी सुंदरता को भूल जाऊं। मेरी उलझन के बावजूद लड़के ने अपना परिचय देने का कोई इरादा नहीं दिखाया। भले ही ऐसा लग रहा था कि उसने मेरी पहचान ली थी। क्या वो शायद चुपके से यहाँ घुस आया था? बगीचा प्रतिबंधित नहीं था, लेकिन ये संदिग्ध था कि वो यहाँ मंडरा रहा था। जैसे ही मैं सोच रहा था कि हमारे बीच की चुप्पी कब तक जारी रहेगी, एक अच्छी तरह से कपड़े पहने नौकर प्रकट हुआ और चिल्लाया, महाराज! महाराज! मैंने पूछा। लड़के ने मुझसे नजरें चुराईं। आपसे मिलकर खुशी हुई। मैं काउंट थियोडोर सेंगेर राहेल नॉयक्रोम हूँ, उसने अपनी आवाज में थोड़ी सी हास्य के साथ कहा। ये एकदम सही अभिवादन था, लेकिन मैं ध्यान देने के लिए बहुत हैरान था। राहेल? मैंने सोचा। महल में केवल 5 लोग थे जो उस नाम का उपयोग कर सकते थे। मिल्टियार्ड्स, मैं, ड्यूक रेवेनहुक, एरियान और अफवाहवाला 13वां राजकुमार। मेरे सामने खड़ा लड़का एरियान का छोटा भाई और मिल्टियार्ड्स का सौतेला भाई थियोडोर के अलावा कोई नहीं था। हमारे बीच एक अजीब चुप्पी छा गई। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अचानक मुझसे पूछा हो कि मुझे अपने 3 साल बड़े चाचा के बारे में कैसा लगता है। हालांकि अब जब मैं इसके बारे में सोचता हूँ तो ये इतना बुरा नहीं था। उसे थोड़ी देर देखने के बाद मुझे अभी भी यकीन नहीं था कि वो शर्मीलेपन या शर्मिंदगी के कारण चुप रहा, लेकिन ऐसा लगा जैसे मेरे भीतर एक स्विच पलट गया हो। वो मिल्टियार्ड्स की एक छोटी कार्बन कॉपी की तरह दिखता था, लेकिन उसका व्यवहार पूरी तरह से अलग था। ये बिल्कुल मनमोहक था। चाचा, मुझे उम्मीद है कि हम एक दूसरे के साथ अच्छे से रहेंगे। मैंने मुस्कुराते हुए थियोडोर का हाथ पकड़ लिया। अच्छा होगा अगर हम दोस्त बन जाएं। आखिरकार वो परिवार था। लेकिन चाचा, आप यहाँ क्यों हैं? क्या आपके पास कुछ काम है? वो थियोडोर घबरा गया और उसका चेहरा लाल हो गया। ऐसे डरपोक बच्चे को देखकर प्यारा और ताज़ा लग रहा था। आहा, ये सही है। मैंने सुना है कि शाही परिवार का तुरंत अभिवादन करना अनुचित है, लेकिन ये ठीक होना चाहिए क्योंकि हम परिवार हैं, है ना? मैं अमेलिया हूँ। आपको बस मुझे अमेलिया कहने का महान सम्मान मिल सकता है। थियोडोर ने थोड़ा सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि वो पहले से ही जानता था कि मैं कौन थी और मुझे उलझन में देख रहा था। शायद वो अभी भी ये पता लगा रहा था कि मेरी मित्रता अच्छी बात है या नहीं। पो, वो अपराधी जो मुझे यहाँ लाया था अचानक मेरे कंधे पर कूद गया। मैंने जल्द ही लुसियाना की आवाज़ भी सुनी जो मुझे बुला रही थी। वे मुझे ढूंढ रहे हैं। मुझे वापस जाना होगा। ओह, ठीक है, हम जल्द ही मिलेंगे चाचा। ठीक है। मैं अलविदा कहने ही वाली थी कि मुझे एहसास हुआ कि मुझे कुछ और जोड़ने की ज़रूरत है। आगे बढ़कर मैंने थियोडोर का हाथ पकड़ लिया और उसे करीब खींच लिया। मेरी छुअन से वो अकड़ गया, लेकिन इससे पहले कि वो प्रतिक्रिया दे पाता, मैंने उसके कान में फुसफुसाया। उसे जाने देकर मैं पीछे हट गई। फिर अलविदा। मैं मुस्कराई। जैसे ही मैं दौड़ी, मेरे दिमाग में केवल यही बात थी कि मैं लुसियाना को क्या बहाना दूंगी। थियोडोर ने खाली आंखों से उस छोटी लड़की को भागते हुए देखा। महाराज, क्या आप ठीक हैं? उसके चैम्बरलेन ने पूछा। जल्दी से खुद को संभालते हुए थियोडोर ने सिर हिलाया। वह रुक गया। छोटी लड़की पहले ही इलाके से जा चुकी थी, लेकिन थियोडोर वहीं जड़ा हुआ खड़ा रहा और उस जगह को देखता रहा जहां अमेलिया कुछ पल पहले थी। हाँ, वो आपके भाई की बेटी है। बच्चे द्वेषी सम्राट के एक बेटी को घर लाने की खबर ने थियोडोर की जिज्ञासा बढ़ा दी थी। उससे मिलने जाना आसान होता, लेकिन उससे मिलने की हिम्मत जुटाना मुश्किल लगा। फिर भी वो ये जानने के लिए उत्सुक था कि उसमें ऐसा क्या खास है कि बच्चे द्वेषी सम्राट उसे अपनी संतान के रूप में घर लाएगा। अब जब उसने उसे व्यक्तिगत रूप से देख लिया था तो उसे लगा कि वो समझ गया है। ये ऐसी बात नहीं थी जिसे शब्दों से समझाया जा सके, लेकिन जैसे ही उसने उसकी धूप जैसी मुस्कान देखी जो गर्मी और चमक से भरी थी, ये स्पष्ट हो गया। उसकी बड़ी बहन की टिप्पणियां भी अब समझ में आ गईं। थियो, मुझे लगता है तुम्हें एक नया दोस्त मिलेगा, अमेलिया से मिलने के बाद एरियान ने कहा था। वो समझ सकता था कि एरियान ऐसा क्यों कहेगी। महाराज, हमें अब वापस जाना होगा।
यदि महामहिम आपको देख लेते हैं। थियोडोर ने अपने चेम्बरलेन के शब्दों पर उदासी से सिर हिलाया। उसे महल में कदम रखे हुए वर्षों हो गए थे। जैसे ही उसकी बहन एरियान को डचेस नॉयक्रोम की उपाधि मिली और थियोडोर काउंट नॉयक्रोम बन गया, दोनों उत्तर में नॉयक्रोम कैसल में चले गए, केवल एक कारण से, मिल्टियार्ड से बचने के लिए, जो उसे देखते ही मार डालेगा। चलो वापस चलते हैं, थियोडोर ने उदास चेहरे के साथ कहा। महाराज। थियोडोर को वे शब्द याद आए जो अमेलिया ने अंत में उसके कान में फुसफुसाए थे। हमारी मुलाकात को गुप्त रखो। अमेलिया ने वो एहसान मांगा जो उसे उससे मांगना चाहिए था। वो जानता था कि अगर मिल्टियार्ड्स को पता चला कि थियोडोर उसकी प्यारी बेटी से मिला है तो वो चुप नहीं बैठेगा। यह विचार केवल उसके घर लौटने पर उसके चेहरे को और उदास कर गया। क्या पिताजी आज की पार्टी में भी शामिल नहीं होंगे? क्या इसका मतलब है कि अचिलियोस फिर से कार्यवाहक चांसलर होंगे? केवल मेरा सिर दिखाई दे रहा था, क्योंकि लाना और नौकरानियां मुझे पहने हुए भारी पोशाक से बाहर निकालने में व्यस्त थीं। मुझे ऐसा लगता है, मैंने ग्रैंड चैम्बरलेन से पूछा, और इस समय महामहिम के ठिकाने के बारे में किसी को पता नहीं है, सारा ने समझाया। क्या चाची एरियान वहां होंगी? बिल्कुल। ये आखिरी दिन है। यह स्थापना समारोहों का आखिरी दिन था और आज रात की पार्टी सबसे बड़ी और सबसे शानदार होगी। अगर सम्राट फिर से अनुपस्थित रहते हैं तो ये मिल्टियार्ड्स के लिए बुरा होगा। मिल्टियार्ड्स का पार्टी से भागना शायद इसलिए था क्योंकि एरियान उपस्थित होंगी। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे अपने पसंदीदा चरित्र के साथ क्या करना था? वो ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे वो अभी तक यौवन तक नहीं पहुंचा हो। अगर ये जारी रहता है तो उसके लिए शासन करना मुश्किल हो जाएगा। मैं चुपचाप खड़ा होकर ऐसा नहीं होने दे सकता। निष्पक्ष होने के लिए मिल्टियार्ड्स अपनी बेचैनी को सहने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वह केवल उतना ही सहन कर सकता था। अचेलियोस को भी अफवाहों के भंवर को प्रबंधित करने में कठिनाई हो रही थी। उल्लेख नहीं करना, मिल्टियार्ड्स का एरियान के साथ संबंध और भी खराब हो जाएगा। ईमानदारी से, मुझे नहीं पता कि मुझे इन मामलों के बारे में क्यों चिंता करनी पड़ी। 6 साल के बच्चे से ये पूछना बहुत ज्यादा था। मैंने सुना है कि काउंट नॉयक्रोम भी वहां होंगे, सारा ने जोड़ा। 13वां राजकुमार। हाँ, मुझे लगता है कि तुम पहले से ही उसके बारे में जानती हो। मैंने जवाब में अजीब तरह से हंसी। अगर मैं ये बता दूं कि मैं आज व्यक्तिगत रूप से उससे मिली थी तो हंगामा हो जाएगा। अगर थियोडोर शामिल हो रहा था तो मिल्टियार्ड्स के न आने का ये एक और कारण था। मैंने खिड़की से बाहर देखा। बाहर महल उत्सव के आखिरी दिन के लिए भारी रूप से सजाया गया था। चूंकि मैं अभी भी छोटी थी, इसलिए मैं वास्तव में सोने की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मुझे पार्टी में शामिल होने की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन मैंने योजना में बदलाव करने का फैसला किया। एक केप कोट पहनकर मैंने घोषणा की, चलो पिताजी को ढूंढते हैं। नौकरानियां, जो मुझे बाहरी वस्त्र पहनने के लिए संघर्ष करते हुए देख रही थीं, डर से उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। नहीं संत, आप नहीं कर सकती राजकुमारी। मेरे चारों ओर विरोध की चीखें थीं, लेकिन उनमें से कोई भी मेरी इच्छा को तोड़ नहीं सका। मैं आज रात अकेले नहीं सो रही हूँ, मैंने दृढ़ता से घोषणा की। फिर हम उन्हें ढूंढेंगे राजकुमारी। हाँ, हम उन्हें ढूंढेंगे। कृपया एक सुरक्षित स्थान पर रहें। मना करने का कोई कारण न देखकर मैंने सिर हिलाया और नौकरानियां जल्दी से तितर बितर हो गईं। केवल लुसियाना पीछे रही। तुमने ये जानबूझकर किया, है ना? उसने अपनी जीभ दबाते हुए पूछा। उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा, मैंने आह भरी। अगर लियाम भी पिताजी को नहीं ढूंढ सका तो नौकरानियों के लिए उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा। एनोक, तुम्हें भी नहीं पता कि वो कहाँ हैं? मैंने पूछा। तुम झूठ नहीं बोल रहे हो, है ना? अगर मुझे पता चला कि तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हारा हाथ कटवा दूंगी। एनोक ने जवाब में अपना सिर झुकाया, लेकिन ऐसा लग रहा था कि उसे वास्तव में मिल्टियार्ड्स के ठिकाने के बारे में नहीं पता था। कैलियन के बारे में क्या? पार्टी में एनोक ने जवाब दिया। मिल्टियार्ड्स के बगल में रहने के बजाय शाही गार्ड का कप्तान पार्टी हॉल में था, जिसका मतलब था कि पिताजी ने शायद उसे उपस्थित रहने का आदेश दिया था। मैं समझती थी कि पिताजी अकेले रहना चाहते थे, लेकिन काश उन्हें पता होता कि इससे मुझे उनकी और भी याद आती है। कुछ ने मुझे बताया कि मुझे उन्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। कुछ रातों पहले उनके चेहरे पर वो उदास भाव देखने के बाद मैं कैसे छोड़ सकती थी? एनोक, तुम्हें सच में नहीं पता कि पिताजी कहाँ हैं? एनोक ने मेरे सवाल के जवाब में सिर हिलाया, लेकिन जब मैंने उससे पूछा कि क्या उसे कोई अंदाजा है कि पिताजी कहाँ जा सकते हैं, तो उसने अपना सिर हिला दिया। उसे लग रहा था कि मेरा मिल्टियार्ड्स को इतनी बेताबी से ढूंढना अजीब है। मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं उन्हें ढूंढते हुए महल में इधर उधर घूमती रही तो क्या पिताजी प्रकट हो जाएंगे।
जैसे ही वो दूर की कौड़ी वाला विचार मेरे दिमाग में आया, मिल्टी आर्ट्स का गुप्त ठिकाना अचानक मेरे दिमाग में आ गया। मैं उस जगह को कैसे भूल सकती थी। जब मैंने अचानक उत्साह से उसका नाम चिल्लाया तो एनोक चौंक गया। मैं हंसी और उससे एक छोटा सा एहसान करने को कहा, ये जोर देकर कहा कि चूंकि ये इतना छोटा एहसान था इसलिए उसे मेरी मदद करनी होगी। जल्द ही मैं उत्तरी मीनार के शीर्ष पर थी और जैसा कि अनुमान लगाया गया था, मैंने मिल्टी आर्ट्स को वहीं पाया। कहानी जारी रहेगी।